अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे ax² + bx + c = 0। ठीक, हम जानते हैं इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या है, -b + -√b² - 4ac/2a। यही तो है, x की दो वैल्यूज -b + √b² - 4ac एंड -b - √b² - 4ac। फिर इसको -b²/4ac को अपन ने क्या बोला है, d। सो -b + -√d/2a। अब नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करता है। ठीक, अब हम देखते हैं केस 1। यहाँ पे कंडीशन सिर्फ और सिर्फ d की लगेंगी। केस 1 हो गया d = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b + -√0/2a। तो क्या आ जाएगा, -b/2a, कि 0 का स्क्वायर रूट तो लो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 आ गया, तो -b/2a। तो इस केस में क्या होता है, जब अगर d 0 हो, d मतलब अगर यहाँ से इसको देखें तो b² - 4ac = 0, सो दिस इक्वल्स टू b² = 4ac। ये केस बन जाता है अपना, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो या फिर b² = 4ac हो, दोनों एक ही बात है। ठीक, तो उस केस में अपने रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो एक पहला केस तो ये हो गया, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है तो रूट्स आपके क्या आ गए, रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं। केस 2 है अपना d > 0। ठीक, या फिर क्या कह सकते हैं, b² - 4ac > 0, और इसको सिंप्लीफाई करें तो b² > 4ac। तो दोनों एक ही केस हैं, b² > 4ac या फिर d > 4ac, d > 0। ठीक, तो d > 0 है, तो उसमें दो केस बन सकते हैं अपने पास। चलो एक स्पेशल केस बाद में ले लेंगे, d > 0 ले लेते हैं। सो x = -b + √d/2a। ठीक, तो अगर d > 0 है तो √d की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, अब वो वैल्यू हमें नहीं पता। सो अपन यहाँ पे सीधे सीधे दो रूट्स लिख देते हैं x के। दिस इम्प्लाइज x = -b + √d/2a एंड -b - √d/2a। ठीक, तो इस केस में अपने पास क्या आ गया, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अलग अलग वैल्यूज आएंगी, राइट। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये अपना एक केस बन गया। अब इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है, इसको ले सकते हैं अपन केस 2a। केस 2a, when d is a perfect square। d को हम परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, देखना, x = -b + -√d की जगह क्या लिख दूं, m²/2a। ठीक, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना क्या आएगा, -b + -m/2a। ठीक, तो अगर यहां से x की वैल्यूज लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, -b - m/2a एंड -b + m/2a। तो अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे तो नहीं पता ना कि d रैशनल आएगा, कि ये स्क्वायर रूट ऑफ d रैशनल आएगा कि इरैशनल। अगर d एक प्राइम नंबर हो गया तो डेफिनेटली ये क्या आएगा, इरैशनल। तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ तो m तो क्या है, डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है या एक इंटीजर है। ठीक, तो ये -b - m/2a ये एक रैशनल नंबर होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। देन रूट्स आर रियल एंड रैशनल। यहां तो इरैशनल भी आ सकता है, तो हमने इसलिए कोई कमेंट नहीं किया, हमने क्या कहा, सिर्फ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। अब d अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो एक स्पेशल केस बन जाता है, तो उसमें क्या आ जाता है, रूट्स आर रियल तो होंगे ही, क्योंकि d > 0 है। परफेक्ट स्क्वायर तो > 0 ही होगा ना, सो d > 0 तो है ही,
कंडीशन तो यही है, पर स्पेशल केस क्या हो गया कि डी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जैसे 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, इस तरह से अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है तब आपके जो रूट्स आएंगे वो रियल तो हैं पर रैशनल होंगे, ये श्योर है, वो इरेशनल नहीं आएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में। आगे चलते हैं, अब केस 3 ले लेते हैं। देखो अभी तक अपन ने क्या देखा है, डी 0 के बराबर है, डी 0 से बड़ा है, डी 0 से छोटा भी तो हो सकता है, सो डी इज लेस देन 0, या फिर क्या कह सकते हैं बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। एक ही बात है, ये एक ही केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा देखना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a, यही चीज़ है अपने पास। ठीक, अब d लेस देन 0 हो गया और फिर उसका स्क्वायर रूट आ रहा है, तो नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर होता नहीं है, स्क्वायर रूट होता नहीं है ना। वैसे अगर आप और अच्छे से बड़ी बड़ी कक्षाओं में पढ़ चुके हो तो ये तो पता है कि वो एक इमेजनरी क्वांटिटी है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। लेकिन अगर आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको तो पता ही नहीं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है नहीं होता है, तो वहाँ पे हम उसे कहते हैं वो एक इमेजनरी नंबर है, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हम ऐसे कैसे, 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होगा, लेकिन -4 का वो हमको नहीं पता, तो उसे कहा गया है कॉम्प्लेक्स इमेजनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो इस केस में क्या होता है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट। आपको ये मैं बता देता हूँ ब्रीफ करके, रूट ओवर -1 इज कॉल्ड आयोटा, इसे कहते हैं आयोटा, ये इमेजनरी क्वांटिटी को डिफाइन करता है। तो अगर वहाँ पे रूट ओवर डी है तो हम क्या कह सकते हैं, रूट ओवर माइनस डी कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, रूट ओवर डी आयोटा, यही चीज़ बनेगी अपने, रूट ओवर डी आयोटा। ठीक, अब अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, नहीं है तो इरेशनल नंबर ही चलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। तो ये जो नंबर है इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर एक नंबर है a प्लस आयोटा b तो दूसरा नंबर हो जाएगा a माइनस आयोटा b, मतलब ये जो इमेजनरी पार्ट है ना, ये पूरा नंबर कहलाता है कॉम्प्लेक्स और ये पार्ट कहलाता है इमेजनरी आयोटा b, क्योंकि b के साथ आयोटा लगने पे ही तो इमेजनरी हुआ है, b के साथ आयोटा लगा तभी तो इमेजनरी हुआ। आयोटा क्या है, रूट ओवर -1, तो जब b के साथ आयोटा लगा तभी तो b आयोटा एक इमेजनरी नंबर बना, और पूरे को हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजनरी पार्ट भी है, तो रियल प्लस इमेजनरी ये बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो रियल पार्ट तो ये हो गया, ए तो ए है ही, वो तो रियल नंबर है, लेकिन आयोटा भी एक इमेजनरी नंबर हो गया आयोटा की वजह से। ठीक है, तो अगर ए प्लस आयोटा भी एक नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट होता है ए माइनस आयोटा भी, मतलब कॉम्प्लेक्स जो इमेजनरी पार्ट है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे मैंने लिखा ना, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट, तो अगर एक रूट आया ए प्लस आयोटा बी तो दूसरा रूट अपने आप आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, गिवन दैट ए बी सी आर रियल, ए बी सी आर रियल, अगर ये रियल नहीं हुए तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो इमेजनरी आ गए ए बी सी तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होगा हर केस में। ये चीज़ समझ में, तो चाहो तो सिर्फ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो या फिर इमेजनरी लिख सकते हो या नॉट रियल लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आता है। वैसे आपसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का सवाल कहीं नहीं पूछा जाएगा, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं पूछा था, बस मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आई होप आपको नेचर ऑफ रूट समझ में आया होगा कि नेचर क्या क्या हो सकता है रूट्स का, या तो वो इक्वल होंगे, ठीक, या फिर वो डिस्टिंक्ट होंगे, दो चीज़ें बनती हैं। फिर उसमें भी दो चीज़ें बनती हैं, या तो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। ये चीज़ समझ में, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स करते हैं, चलिए भाई एग्जांपल्स देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ पी विल हैव रियल सॉल्यूशंस, मतलब इसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, रियल, मतलब इसके रूट्स क्या होने चाहिए, रियल। तो रियल की कंडीशन क्या होती है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उसने
डिस्टिंक्ट या फिर इक्वल की तो बात ही नहीं करिए। अपना क्या होता था, डी इक्वल्स टू 0 में रियल एंड इक्वल, और डी ग्रेटर देन 0 में रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो वो तो सिर्फ कह रहा ना कि हमें रियल चाहिए, तो रियल की कंडीशन क्या बन जाएगी अपने आप, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहले ए बी सी लिख लेते हैं। अपने पास ए कितना है 1, बी है अपने पास -13 और सी है पी। ठीक, तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये अपने पास कंडीशन है, तो मतलब बी स्क्वायर -4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू रखी -13 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू रखी 1 और सी की वैल्यू रखी पी, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा 13 स्क्वायर मतलब 169, माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस ही आएगा। ठीक, और क्या आ गया -4p, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4p को उठा के उधर ले जाओ, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 169 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4p। तो अब देखना 4p के एंगल से देखोगे तो ये मगरमच्छ का जो मुंह है ये इधर की तरफ खुला हुआ है 169 की तरफ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, 4p शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 149 और 169। ठीक, तो अब यहाँ से p क्या लिख सकते हैं अपन, p शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 169/4। तो p की वैल्यू ये आनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, इसके सॉल्यूशंस रियल हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। चलो आगे चलते हैं, देखना अब इसमें फाइंड p फॉर विच दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अब पहले वाले में तो क्या दिया था, रियल रूट्स, इसमें दे दिया इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की तो कंडीशन अपने को पता है क्या होती है, d शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अपना यहाँ पे a लिख लेते हैं कितना है 4, b लिख लेते हैं -p-2, ठीक है, माइनस लगा हुआ है ध्यान देना, और c है अपना 1। ठीक, सो d क्या होता है b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू कितनी है अपने पास -p-2, इसका स्क्वायर करना है, इक्वल्स टू 4 इंटू a कितना है 4 और c कितना है 1, ये चीज़ आएगी। तो यहाँ पे अगर इसको एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, p-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ठीक, अब एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरे को एक्सपैंड करो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और फिर सॉल्व करो, ये तो ही आम जिंदगी। अब देखते हैं मेंटल जिंदगी। ठीक है, सो p-2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो उठा के इधर ले आया तो ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। अब क्या बना, a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी प्लस बी कर सकते हैं, तो करते हैं। सो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा p-6 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा p+2 इक्वल्स टू 0। तो अपने पास p की दो वैल्यूज आ गई, p या तो 6 हो सकता है या -2 हो सकता है, जिस पे इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल। फाइंड p फॉर विच, अब इसमें ये नहीं बोला फाइंड वैल्यू और वैल्यूज ऑफ p, तो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आ रही हैं 6 और -2। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा क्या करता है, आपने 6 निकाल लिया -2 नहीं निकाला, ठीक, उसने ऑप्शन ही -2 दिया, 6 दिया ही नहीं है, तो आप कहोगे यार पता नहीं क्या हो गया, सवाल ही गलत आ रहा है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 3x² - 2x + z इक्वल्स टू, सॉरी z नहीं p होगा ये, हैव नो रियल सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन नहीं है, मतलब क्या होगा, कंडीशन क्या होगी नो रियल सोल्यूशन की, d शुड बी लेस देन 0। ठीक, तो यहाँ पे a b c लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -12 एंड c इक्वल्स टू p। ठीक, अब यहाँ पे b स्क्वायर -4ac शुड बी लेस देन 0, सो b स्क्वायर शुड बी लेस देन 4ac। 4ac को उठा के उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू कितनी है अपने पास -12, इसका स्क्वायर किया शुड बी लेस देन a की 4 और a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है p, इतना ही है। हाँ ठीक है, ठीक, इसको सॉल्व किया तो ये आया 144
शुड बी लेस देन 12p। तो ये तो 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, सो 12 शुड बी लेस देन p। तो अगर रिवर्स करेंगे तो मगरमच्छ का मुंह किधर की तरफ खुला हुआ है, p की तरफ, सो p इज ग्रेटर देन 12। तो p ग्रेटर देन 12 मतलब कितनी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, ग्रेटर देन 12 होनी चाहिए। अब कोई सी भी ले लो, 1000 ले लो, 10,000 ले लो, 10 लाख ले लो, 10 करोड़ ले लो, 5 लाख ले लो, 5,25,365 ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, 12 से बड़ी होनी चाहिए बस। 12 से बड़ी होगी तो कोई भी वैल्यू होगी, उसके लिए हमेशा इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स, नॉट रियल। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। कॉन्सेप्ट अपन ने वही यूज़ किया कि अपने पास डी की कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर रियल है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, अगर इक्वल है तो डी इक्वल्स टू 0 होगा, और अगर नॉट रियल है या फिर कॉम्प्लेक्स है या इमेजनरी है तो डी लेस देन 0 होगा। ठीक है, इन कंडीशंस को याद रखो। और डी तो अपने को पता ना, b² - 4ac, उसके हिसाब से साइन लगा लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। अब रूट भी हो सकता है, रूट्स भी हो सकता है, मतलब एक कॉमन रूट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो पहला देखते हैं वन कॉमन रूट। वन कॉमन रूट, ठीक, कॉमन मतलब एक इक्वेशन में कॉमन क्या मतलब, अरे भाई जब इक्वेशन दोगे तभी तो कॉमन होगा ना। आप अगर क्रिकेट भी खेल रहे हो तो उसमें किसी बंदे को कॉमन तो तभी रखते हो जब तो दो टीम्स खेल रही हो, एक टीम में कॉमन कैसे रखोगे। तो यहाँ पे अपने पास लेट्स से दो इक्वेशंस है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है। ठीक, तो मान लेते हैं लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। ठीक, तो दोनों इक्वेशन का वो रूट है ना, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो कर देते हैं सेटिस्फाई। तो पहली वाली क्या लिखते हैं अपन, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक, दूसरी वाली को लिखते हैं a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे निकालना है अल्फा, तो मुझे अल्फा स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा। तो अब देखो दो इक्वेशन है, राइट, तो कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो इसको तो मल्टीप्लाई करूँ मैं a2 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करूँ a1 के साथ, तो ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a2 b1 अल्फा प्लस c1 a2 इक्वल्स टू 0। नीचे वाली इक्वेशन आएगी a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a1 b2 अल्फा प्लस a1 c2, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं a2 c1 इक्वल्स टू 0। ठीक, माइनस कर देते हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, a1 a2 अल्फा स्क्वायर a1 a2 अल्फा स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस। ठीक, यहाँ पे देखना अल्फा कॉमन लेके क्या बचेगा अंदर, a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा, a2 c1 माइनस a1 c2, सॉरी ये प्लस इक्वल्स टू 0। इसको उठा के उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा अपना, अल्फा इंटू a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल्स टू, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, तो क्या आएगा a1 c2 माइनस a2 c1। तो अगर मुझे अल्फा निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1 होल अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। दैट्स द कंडीशन फॉर अ कॉमन रूट, या फिर अगर एक कॉमन रूट दे रखा है तो वो कॉमन रूट क्या होगा, ये चीज़ समझ में। तो इसमें कुछ नहीं करना, अपन ने क्या किया, अल्फा अगर एक कॉमन रूट लिया है तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, बस वहाँ से अपन ने अल्फा को सॉल्व कर लिया। तो अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स आ गए ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, उन्हीं की टर्म्स में आई है, तो मतलब ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो अपने को अल्फा एक कोई फिक्स वैल्यू मिल जाएगी, बस अपन वापस रख के निकाल सकते हैं ना। ठीक है, चीज़ समझ में आई। चलो अब देखते हैं, ये तो अपनी बात हुई एक कॉमन रूट की। अब दूसरी क्या हो सकती है बात कि टू कॉमन रूट्स, टू कॉमन रूट्स।
2 कॉमन रूट्स तो 2 ही होते हैं, और दोनों ही कॉमन है तो इक्वेशन सेम नहीं हो जाएगी? बात तो सही है, इक्वेशन तो सेम ही होनी चाहिए ना। जैसे अपन ने कोइंसिडेंट लाइन करी थी कि एक के ऊपर एक लाई कर रही है, जैसे उसकी कंडीशन थी बिल्कुल वैसी इसकी कंडीशन है। तो वापस अपन इक्वेशंस ले लेते हैं पहले। a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। उसमें कंडीशन क्या थी? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। यही तो कंडीशन रखी थी कोइंसिडेंट लाइंस की, कि लाइन तो सेम ही, रेशो सेम आ रहा है, तो लाइन तो एक ही है ना, बस उसको मल्टीप्लाई अलग तरीके से कर रहे हैं, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तब जाके वो इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में आ रही है, पर है तो वही सेम इक्वेशन ना। तो इसके साथ भी तो वही कर रहे हैं। जब दोनों रूट्स ही इक्वल हैं तो फिर चेंज थोड़ी ना होगी इक्वेशन तो वही रहने वाली है। चीज़ समझ में? तो 2 कॉमन रूट्स की कंडीशन अगर आ जाए तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? तो ये कंडीशंस थी अपने कॉमन रूट्स की। चलो उस पर कुछ सवाल करते हैं। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। क्या कह रहा है पहला सवाल? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, सो a1 कितना है अपने पास? 1, b1 है -5, c1 है 6, a2 है अपने पास कितना? 1, और b2 है अपने पास ये b1, b2 है अपने पास कितना? -p, और c2 है अपने पास कितना? 18। ठीक, तो या तो आप एक काम करो, वो जो कंडीशन लिखी थी आपने स्टार्टिंग में उसको लगा दो। क्या कंडीशन थी अल्फा की? a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। ये लगा देते हैं, तो यहाँ से अपने को कम से कम अल्फा की वैल्यू तो मिल जाएगी, वो अल्फा की वैल्यू रख देंगे अपन। ठीक, तो देखो क्या आता है अपने पास? a1 इन c2 1 इंटू 18 माइनस a2 कितना है अपने पास? 1, और c1 कितना है? 6 होल अपॉन a2 b1 सो 1 इंटू -5 माइनस फिर a1 1 इंटू b2 माइनस b। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देखें क्या आता है? 18 माइनस 6 होल अपॉन, ये कितना आएगा? -5, और ये कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस p, तो ये कितना आ गया? 12/p माइनस 5। तो ये तो आई अपनी किसकी? अल्फा की वैल्यू। अभी अल्फा की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, अपने पास कोई और सोल्यूशन तो है नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका अब आपको सिखाता हूँ। चलो पहले इसको पूरा कर देते हैं। ये तो आ गई अपने पास अल्फा की वैल्यू। ठीक, अब अल्फा की ये वैल्यू कहाँ पे रखें? या तो इसमें रख दें या इसमें रख दें, क्योंकि कॉमन रूट की कंडीशन तो कह रहा है ना, कॉमन रूट है तो सॉल्व तो हो जाना चाहिए, राइट? तो अगर यहाँ पे सॉल्व करें इसको, इसमें रख देते हैं। चलो, सो 12/p माइनस 5 का स्क्वायर माइनस p इंटू 12/p माइनस 5 प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा? दिस इम्प्लाइज, इसका स्क्वायर करेंगे 144/p माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 12p अपॉन p माइनस 5 प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो p माइनस 5 होल स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक, देखना क्या आता है? दिस इम्प्लाइज 144 माइनस 12p इंटू p माइनस 5 प्लस 18 इंटू p माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको खोलना ही पड़ेगा, अपने पास कोई और सोल्यूशन तो है नहीं, खोल लेते हैं। 144 माइनस 12p इंटू p, सो 12p स्क्वायर माइनस 12p इंटू माइनस 5, तो कितना आ जाएगा? प्लस 60p प्लस, अब देखना ये जो अंदर खुलेगा p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, इसको डायरेक्ट 18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा? 18p स्क्वायर माइनस 180p प्लस 25 इंटू 18 कितना आ जाएगा? ये 450 इक्वल्स टू 0। ठीक,
तो ये अपन हटा देते हैं। अब देखते हैं पी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 12 है और यहाँ 18 है प्लस का, तो कितना बचेगा 6p स्क्वायर। ठीक, ये 60p है और ये माइनस का 180p है, तो कितना बचेगा माइनस का 120p। ठीक, उसके बाद अपने पास ये 144 प्लस का है और ये 450 प्लस का है, तो टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 594 इक्वल्स टू 0। अब चेक करो ये 6 से डिविजिबल है, तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी फाइनल, पी स्क्वायर माइनस 20p प्लस 99 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, पी स्क्वायर माइनस 20p प्लस 99, अगर स्प्लिटिंग विद द मिडिल टर्म यूज करोगे तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस 11p माइनस 9p प्लस 99 इक्वल्स टू 0। तो अपने पास यहाँ से क्या बन गया, p माइनस 11 इंटू पी माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो p की दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे, 9 और 11। तो 9 रखोगे तो कोई सोल्यूशन आएगा, 11 रखोगे तो कोई सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि 9 पे भी एक सोल्यूशन आ रहा है और 11 पे भी एक सोल्यूशन आ रहा है। ये तो हुआ एक नॉर्मल तरीका कि आपने सबसे पहले अल्फ़ा निकाला, उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू रखी किसी भी एक इक्वेशन में, दोनों में से किसी एक में रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसमें ही रखो, इसमें भी रख सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो सॉल्व तो पी तब भी होगा। ठीक है, तो अपन ने फिर फाइनल पी की वैल्यू निकाली। एक तो है ये तरीका, दूसरा तरीका मैं इस पूरे को हटा ही देता हूँ, इस पूरे को मैंने हटा दिया। आई होप ये तरीका तो पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके में अपने को करना क्या है। जो अपने को कंडीशन पता थी वो कंडीशन लगा दी, वहाँ से अल्फ़ा निकाला और अल्फ़ा की वैल्यू रख दी। ये तो नॉर्मल तरीका है। थोड़ा फास्ट तरीका देखें तो इसके फैक्टर्स निकाल दूँ पहले मैं। ये क्या बनेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 2 और 3, 2 और 3। जब कॉमन रूट है तो दोनों में से एक ना एक ही तो होगा। पहले 2 रख देता है, 2 रखा तो क्या आया, 2 स्क्वायर माइनस 2p प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ 4 माइनस 2p प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो 18 प्लस 4 22, सो 22 माइनस 2p इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p कितना आ जाएगा 11। अगर कॉमन रूट क्या है 2, अगर कॉमन रूट 3 है तो सो 3 स्क्वायर माइनस 3p प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये बनेगा 9 माइनस 3p प्लस 18 इक्वल्स टू 0। 9 प्लस 18 27 माइनस 3p इक्वल्स टू 0। तो p यहाँ से कितना आ गया 9। मेंटोस जिंदगी है ना, चमत्कार हो गया, तुरंत हो गया सवाल, राइट। कि अपन ने तो सिर्फ इसको फैक्टराइज किया और इसकी फटाफट वैल्यूज निकालनी, तो इतना लंबा करना ही क्यों है। ये भी एक शॉर्टकट तरीका है, लेकिन ये तब पता होगा जब आपको ये गिवन होगा। और अगर ये गिवन ही नहीं हुआ तो तब क्या करेंगे, चीज़ समझ में। अगर ये गिवन ही नहीं हुआ फिर सर कॉमन रूट कैसे बोलोगे। अरे भाई मैं ABC की टर्म्स में तो बोल सकता हूँ, या यहाँ पे कांस्टेंट दे दूँ और पूछूंगा यहाँ पे कि इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस निकालो, तब तो पगला जाओगे ना कि सर इतने वेरिएबल है, सर ऐसे सवाल मत दो। चिंता मत करो, ये तो समझ में आ गया ना, शॉर्टकट तरीका। ठीक है, इसको फैक्टराइज किया और एक एक करके दोनों फैक्टर रख दिए, दोनों वैल्यूज आ गई अपने पास। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इफ ABC आर रियल, इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड A रेशो B रेशो C। चलो ट्राई करते हैं, इसको फैक्टराइज करें क्या पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले देखते हैं इसका D कैसा है, इसका D कैसा है, लेस देन ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ये चेक कर लें पहले। सो D क्या होता है अपना, B स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक, B कितना है 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 4, A कितना है 1 और C कितना है 9। सो 4 माइनस 36, तो ये कितना आ गया माइनस 32। तो D लेस देन 0 हो गया। ये तो समस्या हो गई, समस्या नहीं, ये समाधान है। कैसे भाई, अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्जुगेट भी तो है। क्या कंडीशन है, ABC आर रियल, तो कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्जुगेट भी तो होगा।
तो अगर एक रूट इसका a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस आयोटा बी, यही तो होगा। अब वो कह रहा है कि हैव अ कॉमन रूट, अगर ये कॉमन है इन दोनों का तो ये भी तो अपने आप होगा, राइट। अगर ये इसका रूट है, इसका रूट ये है और ये है, ठीक, इसका रूट ये है और ये है, और अगर इस इक्वेशन का वन ऑफ द रूट्स ये है तो डेफिनेटली दूसरा रूट तो यही होगा ना, क्योंकि ए बी सी क्या है, रियल। अपन ने केस 3 देखा था ना कि कॉम्प्लेक्स होंगे तो कॉन्जुगेट भी होंगे, गिवन दैट ए बी सी आर रियल। तो यहाँ पे ए बी सी रियल दे रखे हैं, इसलिए चीज समझ में आई। तो मतलब बेसिकली ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, इक्वल, मतलब इसमें एक नहीं दोनों रूट्स कॉमन है। दोनों रूट्स कॉमन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक। तो a1 मतलब a अपॉन 1, b1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन 9, ठीक। इक्वल्स टू, अगर मैं k मान लेता हूँ, इक्वल्स टू k मान लेता हूँ, तो a क्या आ गया k, b क्या आ गया 2k और c क्या आ गया 9k, ठीक। तो अगर a रेशो b रेशो c देखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, k रेशो 2k रेशो 9k, k से k कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 रेशो 2 रेशो 9, दैट इज a रेशो b रेशो c। और यही अपने से पूछा था, ठीक। तो इस बार हमें घुमा के दे दिया कि हमें d निकालना था, पहले d नहीं निकालते तो भाई अल्फा निकालने में लग जाते, पूरा माथा फोड़ी कर लेते कि सर अब तो ए बी सी दे दिया, अब कहाँ से निकालेंगे। इसके निकालने बैठे, अरे हाय 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 ये तो नेगेटिव आ गया, पर नेगेटिव आके क्लिक क्यों नहीं किया कि भाई कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्जुगेट भी होगा। चीज़ समझ में आई। तो हर चीज़ का अपन ने यूज़ कर लिया। यहाँ पे क्या किया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले कंडीशन उठा ली डी की, और फिर उसके बाद कॉमन रूट की कंडीशन डाल दी। अगर एक रूट कॉमन है तो दूसरा अपने आप कॉमन हो गया, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, तो अगर कॉन्जुगेट कॉमन है तो दूसरा भी तो कॉमन होगा अपने आप, ठीक है। तो आई होप ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं केस 1। जब भी ऐसा कप बनेगा, इक्वेशन तो वही है ना अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम ए बी सी का नेचर डिफाइन करने वाले हैं, ठीक। ये आपका ग्राफ बना, ये एक सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, ऐसे मान लो कि स्क्वायर वाली इक्वेशन है, या फिर आप कह सकते हो नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो जब नॉन लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ भी तो नॉन लीनियर बनेगा। और इसको ले लो एफ ऑफ एक्स, 0 की जगह एफ ऑफ एक्स ले लो, ये एक्स हो गया आपका और ये एफ ऑफ एक्स हो गया आपका, ठीक। एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, ए बी सी अपने को पता ही होगा कॉन्स्टेंट्स है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आती जाएगी, ठीक। ऐसे ग्राफ में हमेशा केस 1 a ग्रेटर देन 0, इसकी पहली कंडीशन है a d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 में क्या बोलते थे अपन कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स का मतलब क्या है, वैल्यूज ऑफ x, तो वैल्यूज ऑफ x आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो दो अलग वैल्यूज मिली x की और रियल है, एक्सेस पर लाई कर रहे हैं तो रियल ही होंगे, राइट। तो मतलब इस ग्राफ का अगर मैं रूट्स निकालना चाहूँ या वैल्यूज निकालना चाहूँ तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। यही तो है अपना कि वो इक्वेशन तो अपन 0 कर देंगे ना, इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे, मतलब फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, अगर लेट्स से एफ ऑफ एक्स क्या हो जाना चाहिए अपना 0, तो एफ ऑफ एक्स अभी किसको डिनोट कर रहा है, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस में वाई कब 0 होता है, जब वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है पॉइंट, राइट। तो अपने को एफ ऑफ एक्स अगर 0 करना है तो मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई करने चाहिए, राइट। ये चीज़ समझ में। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स कब लाई करेंगे, जब y 0 हो जाएगा। y 0 किया तो हमें पता है कि दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी अगर d ग्रेटर देन 0 है, तो d ग्रेटर देन 0 का। अब ये इस ग्राफ से ये इक्वेशन, ये कंडीशन नहीं बनाई है, ये कंडीशन है, फिर ये ग्राफ बना है। तो मैंने ग्राफ से कंडीशन समझाई है आपको, पहले कंडीशन बनेगी तब ग्राफ बनेगा। चीज़ समझ में। तो बस आपको, क्योंकि मैं क्लैरिटी पहले दे चुका था तो अब रिलेट करना आसान रहेगा, ठीक। दूसरी कंडीशन, d क्या है 0,
डी जीरो मतलब ए की तो वैल्यू आती है, डी अगर जीरो होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मतलब एक्स पे ए की वैल्यू मिलने वाली है राइट, रियल एंड इक्वल। ये तो था माइनस बी अपॉन टू है, यही तो आता है अपना, ये चीज समझ में आई। तो ये अपने को जो पॉइंट मिलेगा, मतलब इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे हो होगा जहां पे उसको टच करेगा। अगर कट कर जाएगा, अगर हल्का सा भी नीचे आ गया ऐसे, तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा ना, तो रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएगा। चीज समझ में आई। तो रियल और डिस्टिंक्ट नहीं करना अपने को क्या करना है, रियल एंड इक्वल, तो एक पॉइंट पे टच करेगा। तीसरी कंडीशन, जब d लेस देन जीरो हो, मतलब d लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन जो है लेट्स से d लेस देन जीरो मतलब x की रियल वैल्यूज हैं ही नहीं, मतलब y जो है, ये जो कर्व है वो x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। यही तो कहना चाह रहे हैं अपन कि यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, मतलब दो वैल्यूज आई, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ एक ही वैल्यू है रिपीटेड, मतलब रियल वैल्यू तो है लेकिन वो एक ही है, रिपीटेड वैल्यूज आ रही हैं। ठीक, अगर उसने कहा कि इमेजिनरी है, मतलब एक्स को कहाँ टच करेगा, सपनों में रियल में तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब रियल रूट्स ही नहीं है, मतलब एक्स की वैल्यूज रियल है ही नहीं, तो कहाँ से लाओगे, ये तो रियल पॉइंट्स है ना, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक और ये माइनस इन्फिनिटी तक, तो इनको अगर टच ही नहीं करेगा तो लाओगे कहाँ से, तो सपनों में टच करेगा। ठीक, तो अगर d लेस देन जीरो है तो ऊपर रहेगा, d इक्वल्स टू जीरो है तो x एक्सिस को टच करेगा, और d अगर ग्रेटर देन जीरो है तो x एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपका लोटा बनेगा, लोटा ही तो है हर जगह लेके मत चले ना सुबह सुबह ठीक, खुले में शौच करना मना है। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, a लेस देन जीरो। भाई जब a ग्रेटर देन जीरो हो सकता है तो a लेस देन जीरो भी तो आ सकता है। ठीक, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस बी अपॉन टू ए एंड माइनस डी अपॉन फोर ए। अरे सर क्या बवाल कर रहे हो, कहाँ से आया ये, कहाँ से आया ये, बात तो सही है। चलो ये तो याद है ना कि माइनस बी अपॉन टू ए होती हैं जो इक्वल वैल्यूज आती हैं, अगर रूट्स इक्वल है मतलब डी जीरो हो जाता है। ये तो था अपना माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, अगर डी जीरो हो जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस बी अपॉन टू ए, यही तो वैल्यू आएगी ना। तो ये तो रिपीटेड वैल्यू है, ए की तो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वाई क्या है, जीरो, यही तो है। यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन, अच्छा चलो ठीक है ये नहीं बताता, छोड़ो इसको मत देखो, पर ये तो पता है ना कि जो रिपीटेड वैल्यू है वो कहाँ आ रही है, ये तो आएगी ऐसा आएगी, माइनस बी अपॉन टू ए प्लस रूट डी और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए, ये दो वैल्यूज आएंगी। सो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए, और ये वाली होगी कॉमा जीरो, और ये माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए कॉमा जीरो, ये वाली वैल्यू होगी। अगर ये पॉइंट ए दिया है तो ये ए कोऑर्डिनेट्स हो गए ए के, और ये बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक, बस ये मैंने रेफरेंस देने के लिए किया। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये तो सिर्फ टच कर रहा है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो अपने को पता है ना, माइनस बी अपॉन टू है, इसके वही चीज़ लिख देंगे जो अपन ने वहाँ लिखा हुआ है, क्या, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए। अब ये जो वैल्यू आती है ना, अभी देखो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ये यहाँ पे मिनिमम है, इस पॉइंट पे मिनिमम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तब जाके हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं। अब मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट अगर किसी ने कैलकुलस नहीं पढ़ा है तो फिर आप सिर्फ वैल्यूज देख लो, वैल्यू से काम चलाओ, और अगर कैलकुलस पढ़ा है, मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो थोड़ा देख लो। ठीक, तो देखो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
हम इसको इस इक्वेशन को एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे. सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसको इक्वेट टू 0 करेंगे. वहाँ से x की जो भी वैल्यू आती है वो फंक्शन में रखेंगे और चेक करेंगे क्या वैल्यू है. ये या तो मिनिमा देगी या मैक्सिमा. ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा 2ax प्लस बी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x क्या आ गया -b/2a. ये तो आ गया अपना x. ठीक ठीक है, और x होता क्या अपना वैसे -b, चलो वो छोड़ो, वो नहीं बताता मैं. ये तो समझ में आ गया x कितना है -b/2a. ठीक, अब x की ये वैल्यू इस जो फंक्शन में वहाँ रख देते हैं. सो a एक्स स्क्वायर तो मतलब -b/2a का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा -b/2a प्लस c इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू फंक्शन नॉट 0. ये फंक्शन की तो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की. वो तो 0 करके हम क्या निकालते हैं, उसके रूट्स निकालते हैं. मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 मतलब y की वैल्यू 0, तो वहाँ पे रूट्स आते हैं. तो ये तो भी फंक्शन की वैल्यू है. ठीक, तो यहाँ से हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको देखेंगे तो a इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a², माइनस तो हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी. a से a कैंसिल, तो ये क्या बचा बी स्क्वायर अपॉन 4a, और इसको लिख सकता हूँ सीधा -2b² अपॉन 4a प्लस सी. लिख सकते हैं इसे, ये प्लस का b² अपॉन 4 है, ये माइनस का 2b² अपॉन 4 है. तो क्या बचेगा माइनस का b² अपॉन 4 है, और ये प्लस सी आ गया. ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. ये अभी किसकी वैल्यू चल रही है अपनी एफ ऑफ एक्स की. ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -b² प्लस 4ac अपॉन 4a. यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a, और ये किसकी वैल्यू है d की, सो -d/4a. तो फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू कितनी आ गई -d/4a. अरे सर पता नहीं क्या कर दिया आपने यार, समझना कहीं 0 ले तो कभी फंक्शन ले लेते हो. दोबारा सुनिए, मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी कर्व हो उसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा. ये उसकी इक्वेशन है, ये उसकी इक्वेशन है, ये फंक्शन है. जिस फंक्शन मतलब x का पैटर्न या x का आप कह सकते हैं ट्रेजेक्ट्री या पाथ. तो x इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की वैल्यू आ रही है, तो हमने उस y की वैल्यू को बोल दिया फंक्शन ऑफ x. चीज समझ में. अब इस कर्व का मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं और इक्वेट टू 0 कर देते हैं. इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 कर देते हैं, वहां से निकालते हैं x की वैल्यू. वो या तो अगर कर्व ऐसा की जगह ऐसा बन जाता तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी. ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है. वो कैसे पता पड़ता है कि सर मिनिमा होगी कर्व की कि मैक्सिमा होगी, वो पता चलता है अपने को जब हम इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं. एक बार डिफरेंशिएट ये किया ये है ना, फंक्शन ऑफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करके मतलब ऐसे लिखते हैं, डैश लगा देते हैं सिंगल. वो कितना है अपने पास 2ax प्लस b. अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2ax प्लस b. डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया 2a. अब a के नेचर पे डिपेंड करेगा, अगर a पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव के केस में अगर डबल डेरिवेटिव इफ पॉजिटिव तो आती है मिनिमा, मतलब अब कर्व ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक, पॉजिटिव का मतलब अब कर्व ऊपर की तरफ जाएगा. आसान भाषा में समझो, स्लोप आएगा, ऐसा आएगा, वो सब छोड़ दो. ठीक, और अगर ये आता है नेगेटिव, अगर ये आता है नेगेटिव तो हमें मिलती है मैक्सिमा. यहाँ मिलती है मिनिमा और यहाँ मिलती है मैक्सिमा. अब नेगेटिव का मतलब कर्व अब नीचे की तरफ जाएगा. इस पॉइंट से इस पॉइंट के बाद
कर्व कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। देख लो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो कह रहा है अगर पॉजिटिव मिलता है मतलब कर्व ऊपर जाएगा, तो ये मिनिमा है। अगर मैक्सिमम मिलती है मतलब इस पॉइंट के बाद, इधर भी देख लो इधर भी देख लो, कर्व नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो हमें मिली मैक्सिमा ऑफ, कर्व अब जाएगा नेगेटिव की तरफ। चीज़ समझ में? तो बस आपको सिर्फ इतना बताने के लिए मैंने इतनी सारी झंझट पाली कि मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट बताया, डिफरेंशिएशन बताया। बस आपको ये पॉइंट समझाना था, ये पॉइंट आया कैसे। ठीक, अब यहाँ पे जब डी ज़ीरो है तो ये पॉइंट तो अपने आप ज़ीरो हो गया ना। चीज़ समझ में? और वो पॉइंट तो एज इट इज चल रहा है, -b/2 है एंड कॉमा -d/4 है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब जो सवाल हम करने वाले हैं ना इनके ऊपर बेस्ड, वो ये हमें हेल्प करने वाले हैं, ये जो पॉइंट्स है ये हमें हेल्प करने वाले हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में? अब इन पॉइंट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस देने के लिए किया था कि ये कैसा आएगा। अब जब ये आ गया तो अब आराम से आप रिलेट कर सकते हो ना, अब तो सेम है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, और डी ज़ीरो तो ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो अपन इरेज कर देते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाला, क्योंकि अब इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अपन दूसरे केस पे आ जाते हैं। दूसरा केस क्या कहता है अपना, अभी तो हमने क्या लिया था, a ग्रेटर देन ज़ीरो। दूसरा केस क्या बन सकता है, a लेस देन ज़ीरो भी तो बन सकता है, राइट। a लेस देन ज़ीरो मतलब अब देखना कर्व कैसा बनता है। ये फंक्शन ऑफ x है, ये x है। अपना पहले क्या लोटा बना था, अब बनाएंगे ऐसे, पहले u था अब बनाएंगे n। अब देखो ये जो पॉइंट है, a नेगेटिव हो गया, तो जो आया था ना f(x) माइनस ये 2a आया था, अब a क्या हो गया नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा -2a, -2 या फिर कोई नया नंबर लेते हैं k, a की वैल्यू है -k। ठीक, और यहाँ पे a की वैल्यू है +k, तो ये देखो नेगेटिव बन गया मतलब अब ये क्या बनेगी मैक्सिमा, और कर्व जाएगा नेगेटिव की तरफ। ठीक, तो बस ये अब आपको रिलेट करना आसान हो गया, क्योंकि मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट समझा दिया। कोऑर्डिनेट्स अभी वही रहेंगे ना, कोऑर्डिनेट्स होना चेंज हो जाएंगे, -b/2a -d/4a, कोऑर्डिनेट्स वही रहने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे। ठीक, तो अगर a लेस देन ज़ीरो है तो क्या बनेगा, उल्टा लोटा। ठीक है, लोटे को उल्टा कर दिया, सारा पानी डोल दिया उसमें। ठीक, दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन कौन सी थी, जब d ग्रेटर देन ज़ीरो है। d ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब दो रूट्स आएंगे, दो पॉइंट्स पे कट करेगा ग्राफ, राइट। फिर अगर d इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए, केस 2 क्या है, d इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए, तो क्या करेगा, कर्व सिर्फ टच करेगा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इस तरह से, राइट। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यही वाले -b/2a, 0। ठीक, ये चीज समझ में। तीसरा केस क्या बनेगा, जब ग्राफ टच ही नहीं कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, सपनों में छुएगा, और इसके पॉइंट्स तो अभी भी वही होंगे, -b/2a, -d/4a, कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होने वाले। ठीक, अब रिलेट करना आसान हो गया। अगर a पॉजिटिव है, ये इसको हटा देता हूं मैं, कंफ्यूज ना हो जाओ, चलो इसको लिखा रहने देता है। a पॉजिटिव है तो ऐसे, a नेगेटिव है तो ऐसे। ठीक, d पॉजिटिव है तो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, d अगर ज़ीरो है तो एक पॉइंट पे सिर्फ टच करेगा, और d अगर लेस देन ज़ीरो है तो भाई साहब या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, डिपेंड करेगा पॉजिटिव है कि a नेगेटिव है। चीज़ समझ में? ठीक है, चलो आओ इस पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं इसके। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन में क्या आएगा, आपको एक ग्राफ दे देगा और पूछेगा ABC बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, साइन बताने पॉजिटिव या नेगेटिव, बस और कुछ नहीं बताना। ठीक, तो अपने को ये तो पता है ना इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -b/2a एंड -d/4a, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, हमें ये तो पता है, इसी को यूज़ करेंगे। ठीक, पहले बताओ a का साइन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि क्या बन रहा है उल्टा लोटा, लोटा ऐसा रखेंगे तो a पॉजिटिव, लोटा ऐसे रखेंगे तो a नेगेटिव, तो a तो हो गया नेगेटिव। अब देखना -b/2a, ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, राइट। मतलब ये दोनों जो हैं पॉइंट्स ये पॉजिटिव आने चाहिए, ये होना चाहिए पॉजिटिव। सो माइनस बी अपॉन टू, ए क्या है नेगेटिव, लेट से माइनस के ले लेते हैं, तो माइनस के लगा दो, माइनस से माइनस कैंसिल। सो बी अपॉन टू के, ये पॉजिटिव होना चाहिए। के तो अपने जब नेगेटिव लगा दिया ऑलरेडी तो के तो अपने आप पॉजिटिव आ गया ना, चीज समझ में। तो बी क्या होना चाहिए अपने आप पॉजिटिव, तो यहां से हमें क्या मिल गया, बी होना चाहिए पॉजिटिव। चलो नीचे लिख देते हैं, बी आना चाहिए पॉजिटिव। ए हुआ नेगेटिव क्योंकि बना लोटा, बी बना पॉजिटिव क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया, ठीक। अब देखना अगर डी अपॉन फोर ए डी अपॉन माइनस डी अपॉन फोर ए नेगेटिव है, एक पार्ट तो ये हो गया वन पार्ट, दूसरा पार्ट ये हो गया, और तीसरा पार्ट माइनस डी अपॉन फोर ए ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब ए वापस नेगेटिव आ गया तो डी अपॉन फोर ए क्या होगा, ए नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा ना। सो डी अपॉन फोर ए भी तो नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे ए को वही के ले लेते हैं, ठीक। अब डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सो बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन फोर ए सी। चलो ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ही समझ लो, यही तो है। डी पॉजिटिव होना चाहिए, डी पॉजिटिव का मतलब क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। बी अपना पॉजिटिव है, ठीक है। ए अपना नेगेटिव है, ए अपना नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, कि बी अगर नेगेटिव भी होता तो बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता ना, तो ये तो पॉजिटिव रहने वाला है नंबर, ये देखना भी मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये क्या बन गया, प्लस फोर के सी ग्रेटर देन जीरो, प्लस फोर के सी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे अब सी को हमेशा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सी को अगर पॉजिटिव नहीं लिया, क्योंकि अपने पास यहाँ वैल्यू नहीं गिवन है तो हम निकाल नहीं सकते कि क्या वैल्यू आएगी, तो सी अगर नेगेटिव ले लिया तो हमें फिर देखना पड़ेगा ना कौन सा बड़ा है। अगर ये बड़ा हो गया तो अगर ये नेगेटिव पार्ट बना, अगर सी नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव बन जाएगा फोर के सी, और अगर ये बी स्क्वायर से बड़ा हुआ तो ये तो पूरा नंबर नेगेटिव बन जाएगा। तो सी हम पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, तो क्या बोलेंगे, सी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो ए बी सी का क्या आ गया, ए बी सी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक। ये चीज समझ में। अगला सवाल देखते हैं, अब थोड़ा और तेज करने का प्रयास करेंगे। लोटा ए पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो होता है पॉजिटिव और वाई होता है नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन टू ए, ये क्या आना चाहिए पॉजिटिव। ए ऑलरेडी पॉजिटिव है तो बी डेफिनेटली क्या होना चाहिए नेगेटिव, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक। ये माइनस और ये माइनस के होना चाहिए, राइट, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से अपन बी को क्या कह सकते हैं, बी क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो ए बी सी यहाँ भी लिख लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अब सी पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये वही माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए। वाई क्या है अपना नेगेटिव, मतलब माइनस डी अपॉन फोर ए क्या होना चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव। सो डी अपॉन फोर ए क्या हो गया पॉजिटिव। ए ऑलरेडी पॉजिटिव है तो डी भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डी क्या होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये डी है पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये बी अपना नेगेटिव है पर बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है तो ये बना पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक। माइनस फोर, ए क्या है अपना पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक। अगर ए पॉजिटिव है तो सी को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव, तभी तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे, वरना फिर से वही कंपैरिजन देखना पड़ेगा कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, और अपने को कुछ भी नहीं गिवन है तो अपन कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अपने को सी क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, तब जाके ये ग्राफ सही बनेगा।
और ये अगर नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो तभी ये जाके ग्रेटर देन 0 बनेगा। चीज़ समझ में है ना? मज़ेदार होता तो फटाफट है, बस सी निकालने में थोड़े प्राणे निकलते हैं क्योंकि आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है। ए निकल जाएगा वो तो कर्व देखते, बी निकल जाएगा वो भी पॉइंट देखते, बस सी निकालने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा डी को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। ठीक, सबसे पहले तो देख लेते हैं, लोटा है लोटा, सही बात है। तो लोटा है तो ए क्या होगा? पॉजिटिव। लोटे में तो ए पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 है और वाई कोऑर्डिनेट -d/4 है। सो -b/2 क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो b/2 क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। ए अपना पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो b/2 पॉजिटिव बनेगा, राइट। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। ठीक, अब आ जाते हैं डी पे। डी अपना क्या होना चाहिए? -d/4 है, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ए अपना पॉजिटिव है तो डी नेगेटिव होना चाहिए ना, तो तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ऐसे डी की वैल्यू अगर मैं माइनस के लेता हूँ /4 है, तभी तो पॉजिटिव बनेगा। ठीक, तो डी नेगेटिव मतलब b² - 4ac नेगेटिव होना चाहिए, मतलब लेस देन 0। चीज समझ में आई? लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, तो लेस देन 0 कर देते हैं। b अपना क्या है? पॉजिटिव। b² तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है। -4 और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब यहां पे कैच आ गया, अगर c नेगेटिव हुआ तो ये तो हो गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो c तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, तभी जाके लेस देन 0 बन सकता है। बनेगा या नहीं वो नहीं पता, क्योंकि हमें b की वैल्यू नहीं पता। b² 4ac से छोटा ही लाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कंडीशन भी लगाएंगे कि भाई c की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तभी जाके ये ट्रू होगा। चीज समझ में आई? सो यहाँ पे क्या होगा? c डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए, तभी 4ac क्या बनेगा? पूरा नेगेटिव बनेगा, -4ac नेगेटिव बनेगा। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तभी तो नेगेटिव क्वांटिटी तो अपने को चाहिए ना। अगर इसको भी पॉजिटिव बना दिया तो ये लेस देन 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है। चीज़ समझ में? तो इसलिए हमने सी को यहाँ पे क्या लिया है? पॉजिटिव। तो सी भी क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक, तो इसी तरह के सवाल बनेंगे अपने ग्राफ के ऊपर, इसके अलावा नहीं बनते हैं। तो आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या धनाचार्य विधि, वो अपन ने देखी। उसके बाद हमने रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स देखा कि सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a। उसके बाद हमने देखा कि आपका जो कॉमन रूट है उसकी कंडीशन क्या है, नेचर ऑफ रूट्स वो कैसे आते हैं कि d = 0 है, d greater than 0 है, d less than 0 है। फिर एक स्पेशल केस देखा d greater than 0 में कि आपका d एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर हुआ तब जाके आपके रूट्स क्या आएंगे? रैशनल। ये चीज़ क्लियर है? तो आई होप ये ग्राफ वाला पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो सब क्लियर होगा। तो चलो इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।